बढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है जो पीएफ कैलकुलेशन, राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि पीएफ में कितने अकाउंट्स आते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वर्कर के एंड से कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर उसमें कितना कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, तो वो हम अकाउंट वाइज सारी डिटेल्स जाएंगे, राइट। तो पीएफ जो कैलकुलेशन होता है वो पहले बेसिक प्लस डीए पे होता था, लेकिन लास्ट ईयर में एक अमेंडमेंट आया जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो ग्रोस सैलरी पे होगा। तो अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रोस सैलरी किसको बोलते हैं, राइट। तो अगर ग्रोस सैलरी देखा जाए तो ग्रोस सैलरी आपके सैलरी ब्रेकअप में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स का टोटल, दैट मींस ग्रोस सैलरी। मतलब आपका अगर किसी का भी सैलरी स्ट्रक्चर उठा लो तो आपने बेसिक करके कंपोनेंट देखा होगा, डीए होगा, एचआरए होगा, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस या अदर अलाउंस, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, राइट। तो वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के कि उनके सैलरी ब्रेकअप में क्या क्या कंपोनेंट्स रखने हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे और उसका जो टोटल होगा उसको हम बोलेंगे ग्रोस सैलरी। मतलब ये जो अमाउंट आया, ये जो सारे कंपोनेंट्स है उसका टोटल, उसको हम बोलेंगे ग्रोस सैलरी। लेकिन पीएफ एक्ट में बताया गया है कि ग्रोस सैलरी पीएफ कैलकुलेशन किसको बोलेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स में उसमें हम एचआरए माइनस कर लेंगे और वेरिएबल कंपोनेंट्स माइनस करेंगे, राइट। एचआरए माइनस करना है और वेरिएबल अमाउंट्स माइनस करने। वेरिएबल अमाउंट्स मींस कि अगर कंपनी ओवर टाइम दे रही है तो वो तो एवरी मंथ चेंजेस होगा। पहले मैंने 2 घंटा ज्यादा काम किया, दूसरे मंथ 4 घंटा काम किया, तो वो हिसाब से उसको तो ओवर टाइम अमाउंट मिलेगी, तो वो वेरिएबल होती है एवरी मंथ, मतलब कि वो अमाउंट माइनस हो जाएगी। मतलब ऐसे जितने भी वेरिएबल कंपोनेंट्स है वो और एचआरए को माइनस करना है। उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स है उसका जो टोटल बनेगा उसको हम बोलेंगे पीएफ के लिए वेजेस, राइट। उसको बोला जाएगा पीएफ वेजेस। मतलब यहाँ पे ये जो सैलरी स्ट्रक्चर से एग्जांपल मैंने लिया उसमें हम क्या करेंगे, एचआरए को माइनस करेंगे। एचआरए कितना है 3500, तो ये जो टोटल है 17,000 समथिंग, उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 15,000। क्लियर टिल हियर रसिका जी, रौनक, प्रज्ञेश, दक्षा, हसमुख जी, ओके। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट या कंफ्यूजन ना हो तो हम आगे बढ़े, या फिर यहाँ अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज 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 मुझे बताइए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके यहाँ पे क्लियर नहीं होगे तो आगे आपको कुछ भी क्लियर ही नहीं होगा। आप मुझे प्लीज यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन हो कि पीएफ के लिए वेट डेफिनेशंस क्या हुई, हसमुख जी प्लीज आप बताइए कि पीएफ के लिए अगर वेट डेफिनेशन सब बोले तो किसको बोलेंगे हम। जो ग्रोस सैलरी है एम्प्लॉय की, ओके, इसमें से एचआरए और वेरिएबल अलाउंस है वो माइनस करके जो भी बचता है वो पीएफ के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। प्रज्ञेश जी प्लीज, ग्रोस सैलरी किसको बोलेंगे पीएफ के लिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेट। ग्रॉस सैलरी माइनस एचआरए एंड माइनस वेरिएबल। यस 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 यस, राइट। मतलब कि पीएफ के लिए अगर ग्रोस की डेफिनेशंस लिखी जाए या फिर वेजेस की डेफिनेशंस, राइट, तो वो आएगा ग्रोस सैलरी माइनस एचआरए माइनस वेरिएबल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू पीएफ वेजेस, राइट। तो अगर कोई भी अगर आपको पूछे कि पीएफ की वेजेस डेफिनेशंस क्या है तो आपको एचआरए और वेरिएबल कंपोनेंट्स माइनस करके जो ग्रोस सैलरी बनता है उसको हम बोलेंगे पीएफ के लिए वेजेस, राइट। मतलब कि कोई भी एक्ट में देखा जाए तो जो वेजेस की डेफिनेशंस होती है वो अलग अलग रहती है, राइट। जैसे कि पीएफ के लिए ये है तो ईएसआई के लिए कुछ अलग वेजेस डेफिनेशंस है, प्रोफेशनल टैक्स के लिए वेजेस डेफिनेशंस कुछ अलग है, ग्रोस के लिए वेजेस वर्ड यूज होता है तो वहां पे कुछ अलग डेफिनेशंस होगी। तो हर एक एक्ट के लिए जो वेजेस डेफिनेशंस होगी वो चेंज होती रहती है, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कौन से एक्ट के हिसाब से वेजेस डेफिनेशंस क्या है, राइट। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो पीएफ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो अगर देखा जाए तो आगे हमने देखा कि पीएफ में 3 स्कीम अटैच है। कौन सी स्कीम, रौनक जी, पीएफ में जो 3 स्कीम अटैच है पीएफ एक्ट के अंदर तो वो कौन सी स्कीम है, रौनक जी। ईपीएफ, यस,
सेकंड EPS ओके वेरी गुड और थर्ड EDLI ईडीएलआई का फुल फॉर्म एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। वेरी गुड राइट। तो जो आगे हमने देखा था कि जो ये जो ईपीएफ एक्ट है उसमें 3 स्कीम अटैच है, ईपीएफ, पेंशन और ईडीएलआईएस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, ये तीनों स्कीम को 3 अकाउंट्स अलग अलग बना दिए हैं, राइट। मतलब कि ईपीएफ है तो उसको गवर्नमेंट ने दिया है अकाउंट नंबर 1, पेंशन है तो उसको दिया अकाउंट नंबर 10 और ईडीएलआईएस तो उसको दे दिया है अकाउंट नंबर 21। मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये 3 स्कीम के अंदर होगा, राइट। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम वर्कर कैंडिडेट, यहाँ पे मैंने वर्कर यूज किया है ताकि एम्प्लॉई वर्ड यूज करूंगा तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, वो जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, तो हम यहाँ पे वर्कर वर्ड यूज करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो वर्कर का जो, जैसे कि हर एक एम्प्लॉय जानता है, हर एक एचआर जानता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है, एम्प्लॉय साइड से 12% और एम्प्लॉयर के साइड से 12%। लेकिन जो वर्कर का 12% कंट्रीब्यूशन होता है वो ये 3 स्कीम में किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा वो आज हम देखेंगे। तो ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 है, उसमें वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरा 12% कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि भाई पीएफ में 12% कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, तो वर्कर का जो पूरा 12% होगा ना, तो पूरा अकाउंट नंबर 1 में ही कंट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स पेंशन अकाउंट नंबर 10 और ईडीएलआईएस अकाउंट नंबर 21 में एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि जो हम जानते हैं कि एम्प्लॉई के एंड से 12% कटता है वो कहाँ पे जाता है, रसिका जी आ रही है आवाज आपको मेरी? हसमुख जी Yes, sir. Yeah, tell me. तो ईपीएफ का अकाउंट नंबर कौन सा है? अकाउंट नंबर 1, राइट। पेंशन का Yes. अकाउंट नंबर 10, ईडीएलएस का अकाउंट नंबर 21। मतलब कि आपको ये अकाउंट से याद रखना है कि कौन से स्कीम के लिए कौन सा अकाउंट नंबर है। तो वर्कर का जो 12% है वो सिर्फ एक ही अकाउंट्स में जाएगा। दैट मीन्स कि पूरा 12% अगर ईपीएफ अकाउंट्स में जा रहा है, मतलब पेंशन अकाउंट नंबर 10 और ईडीएलएस अकाउंट नंबर 21 में एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। सो एनी डाउट टिल हियर? हसमुख जी एनी डाउट? अगर आपको स्पीकर का कुछ इश्यू हो तो आप मुझे चैट में एटलीस्ट रिप्लाई कर लीजिए तो हम आगे बढ़ पाए। हसमुख जी एनी डाउट? प्रज्ञेश? नो डाउट सर। तो सर ये yes, टोटल कंट्रीब्यूशन 25 होगा ना? वो हम आगे जाएंगे। सिर्फ अभी हम क्या देखेंगे कि वर्कर का जो 12% है कौन से अकाउंट्स में जा रहे हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट हम स्टेप टू स्टेप जाएंगे ताकि इजीली आपको क्लियर भी हो जाए। जो डाउट्स होंगे, जो आपके डाउट्स है ना, वो सारे जैसे मैं ये पूरा कंट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट जो माइंड में होंगे अभी तक के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ इसी पे ही हम डिस्कस करेंगे। जो वर्कर का यानी कि एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है? ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में ही। मतलब कि पेंशन और ईडीएलएस में एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। रोहन जी क्लियर टिल हियर? यस सर, यस सर। वेरी गुड। रसिका जी प्लीज रिप्लाई इन चैट। हसमुख जी Yes, प्लीज sir. रिप्लाई। हाँ Yes, क्लियर sir. क्लियर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. ओके सो नेक्स्ट, Clear, sir. ओके सो हम अब जाएंगे एम्प्लॉयर की एंड, कि एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन हम बोलते हैं वो किस तरह से होता है। तो एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ बाइफरकेशन किया गया है गवर्नमेंट के एंड से। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ परसेंटेज जाएंगे ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में और कुछ परसेंटेज जाएंगे पेंशन अकाउंट नंबर 10 में। तो उसमें वर्कर एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 3.67% जाएंगे ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में और रिमेनिंग जो बचा 8.33 दैट इज गोइंग एंड पेंशन अकाउंट नंबर 10। मतलब 3.67 प्लस 8.33 12% हो गया। क्लियर रोहन जी? यस सर, यस सर। राइट। हसमुख जी? राइट राइट सर। प्रज्ञेश? यस सर। रसिका जी? Yes, sir. यस यस। मतलब कि वर्कर का 12% कहाँ पे जा रहा है? ओनली
ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में, जबकि एम्प्लॉयर का 12% है, उसमें बाइफरकेशन है, 3.67 जाएगा अकाउंट नंबर 1 में और 8.33 जाएगा पेंशन अकाउंट नंबर 10 में, मतलब 3.67 प्लस 8.33 हो गई 12%, राइट। ये जो मैंने अमाउंट लिखा हुआ है वो 15,000 पे कैलकुलेशन किया है, कि यहाँ पे मैंने लिखा है पीएफ ग्रोस सैलरी 15,000, कि अगर 15,000 का 12% निकालो तो 1800 आएगा, राइट, और 3.67 निकालोगे तो 550 आएगा और 8.33 निकालोगे तो 1250 आएगा। तो ये अमाउंट मैंने 15,000 पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ईपीएफ और पेंशन दोनों अकाउंट में एम्प्लॉय एंड से और एम्प्लॉयर की एंड से कितना जा रहा है, क्लियर टिल हियर? Yes. राइट ना? Yes, sir. यस। तो अब ये जो 12% है उसके अलावा भी एम्प्लॉयर को कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो वो कंट्रीब्यूशन कौन सा? तो जो ईडीएलआई स्कीम हमने पढ़ा था, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, राइट प्रज्ञेश जी, क्या है ईडीएलआई के बेनिफिट? हेलो। यस यस प्लीज। वो एक इंश्योरेंस है और कभी भी उसको इंश्योरेंस इसका नॉमिनी को मिलेगा 2.50 ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। राइट, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर ईडीएलआई स्कीम क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, राइट, तो डेथ केस में उसके नॉमिनी को 6 लाख रुपीस इंश्योरेंस के तौर पे मिलता है। तो वो जो इंश्योरेंस है उसके लिए जो इंश्योरेंस अमाउंट देनी रहती है वो एम्प्लॉय को नहीं देना है। देखो ये अकाउंट नंबर 21 ईडीएलआई का, लेकिन वर्कर का जो है वो वाले कॉलम में मैंने यहाँ पे ईडीएस में लिखा है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि वर्कर को कुछ कंट्रीब्यूशंस उसके डेथ केस के लिए जो इंश्योरेंस है, डेथ केस में इंश्योरेंस के लिए कुछ अमाउंट पे नहीं करना है, कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। तो जो ईडीएलआईएस है इंश्योरेंस, राइट, तो वो इंश्योरेंस के लिए कौन कंट्रीब्यूशंस देगा? एम्प्लॉयर। तो कितना देगा? 0.50%। अगेन 0.50 किस चीज का? जो उसका ग्रोस सैलरी है, राइट, 15,000। तो 15,000 का 0.50% वो ईडीएलआई स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशंस नहीं देना है। तो क्लियर यहाँ तक? Yes. ओके। नेक्स्ट, ये जो 3 अकाउंट्स है ईपीएफ, पेंशन और ईडीएलआई, तो गवर्नमेंट को उसको प्रॉपर तो मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, कितने करोड़ों एम्प्लॉयज है पीएफ के, राइट। तो करोड़ों एम्प्लॉयज है तो उनके पीएफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी रखे हैं। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपका अगर कोई बैंक में अकाउंट हो, एचडीएफसी, आईसीआईसी या व्हाटएवर, वहां पे अगर आप वो जो अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक वाले कुछ चार्जेस काट लेते हैं। Yes. रसिका जी, अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते या फिर जो आपके मोबाइल में जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि ट्रांजैक्शन हो तो आपके मोबाइल में एसएमएस आ जाते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके चार्जेस वो लोग काटते हैं, राइट ना? तो सेम थिंग Yes, sir. अप्लाई हियर, सेम थिंग अप्लाई हियर। यहाँ पे ये जो 3 अकाउंट्स है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रखे हुए हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है Okay. उस पे हम जाएंगे, राइट। तो जो ईपीएफ अकाउंट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है अकाउंट नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिखा है ईपीएफ अकाउंट नंबर 2। ये जो अकाउंट है ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 उसका एडमिन अकाउंट है ईपीएफ अकाउंट नंबर 2, राइट। तो उसमें भी कितना कंट्रीब्यूशन होगा? अगेन 0.50%, लेकिन वो 0.50% कौन देगा? अगेन एम्प्लॉयर देगा, राइट। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर के एंड से कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो देखा जाए तो 3.67 टूवर्ड द अकाउंट नंबर 1, 8.33 और अकाउंट नंबर 10, 0.15 और अकाउंट नंबर 21 और अगेन 0.50 और अकाउंट नंबर 2, मतलब 3.67 प्लस 8.33 प्लस 0.50 प्लस 550, तो हो गया 13%। तो एम्प्लॉयर का 13% कहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है? पीएफ में देखा जाए तो एम्प्लॉयर का 13% कंट्रीब्यूशन और वर्कर का 12% कंट्रीब्यूशन। तो क्लियर हो गया यहाँ पे? 13 प्लस 12 कितना होता है? 25% हो गया ना। तो अगर पीएफ में देखा जाए तो टोटल 25% कंट्रीब्यूशन होता है। तो एनी डाउट टिल हियर? नो पेंशन सर। और यस, पेंशन और ईडीएलआई का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है।
अगेन पेंशन के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है और ईडीएलआईएस के लिए भी नहीं है। ईडीएलआईएस का पहले था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो अकाउंट्स बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 0.01% था और अकाउंट नंबर ये 21 है तो वो 22 था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इन शॉर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अभी सिर्फ ओनली ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 का ही है। कौन सा? अकाउंट नंबर 2। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कुछ कंफ्यूजन या डाउट? सर ये जो कैलकुलेशन पार्ट है जो ये 15,000 पर ही होगा, उससे ज्यादा या वो कुछ रहेगा? तो फिर वो वही सेम चीज जो आपने कल बताई थी, क्या एम्प्लॉय के ऊपर है वो फिर? अगर समझ लो कि जो एक्चुअल वेजेस पे काटने चाहते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो 8.33% रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, यानी कि Okay. पेंशन में 1250 से ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा। जो Okay. रिमेनिंग अमाउंट होगी वो चला जाएगा ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में। मतलब कि अगर मैं मेरे पीएफ के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करना चाहूँ ना तो भी कर सकता हूँ ज्वाइंट डिक्लेरेशन करके, राइट। और एम्प्लॉयर भी अगर देखा जाए तो एक्चुअल बेसिस पे काटना चाहता है, अगर मेरा 25,000 है, राइट, तो वो क्या करेंगे, जो 8.33 15,000 का है 1250 वो कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे होगा। रिमेनिंग जो अमाउंट होगी इसमें चली जाएगी अकाउंट नंबर 1 में, राइट। एनी डाउट? रसिका जी कुछ कंफ्यूजन? हेलो? क्लियर Hello. यस यस रसिका प्लीज। No, sir. क्लियर ना? Yes, sir. Clear. रौनक एनी कंफ्यूजन डाउट? रोहान, नो सर, डन। ओके सो अभी रौनक जी आप मुझे बताइए कि ये जो कंट्रीब्यूशंस आप मुझे बताइए किस तरह से किया गया है हमारे यहाँ पे, ताकि सैलरी, बाकी स्टूडेंट्स को भी वो आइडिया आ जाए कि अगेन रिपीट हो जाएगा। प्लीज जस्ट रौनक जी। हाँ, सैलरी को ही कंपोनेंट जो भी है उसमें से हमने जो एचआरए और वेरिएबल को माइनस करके जो एम्प्लॉयर का है पार्ट है वो सीटीसी में शो होगा कॉस्ट टू द कंपनी, और जो रेस्ट ऑफ चीजें हैं जो 12% 1800 वो हम डिडक्ट करेंगे उसके ग्रॉस सैलरी में से। ओके ओके और सेम चीज ईपीएफ में एम्प्लॉयर का सेक्शन जाएगा 3.67% एंड रेस्ट ऑफ 8.33% पेंशन, एंड ओके ईडीएलआई और एडमिन चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही पे करता है 0.5%। वेरी गुड वेरी गुड। प्रज्ञेश जी ईपीएफ का अकाउंट नंबर कौन सा है? 1, पेंशन का? पेंशन का 10, ईडीएलआईएस का? 21, ओके और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है उसका अकाउंट नंबर कौन सा है हसमुख जी प्लीज? अकाउंट 2। वेरी गुड राइट। तो जो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वो ये है कि वर्कर के एंड से कितना हो रहा है और एम्प्लॉयर के एंड से कितना हो रहा है। अगर आपको कोई इंटरव्यूज में ये काउंटर क्वेश्चन करता है कि भी ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों साइड से, तो कितना बोलोगे आप? ओनली ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में? 3.67। नहीं, वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों का मिला के ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो ये 12% और प्लस 3.67 तो कितना होगा? 15.67 होगा ना। तो इंटरव्यू में आपको शायद ये काउंटर क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि भाई ईपीएफ अकाउंट नंबर 1 है पीएफ के अंदर, उसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों का मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है ओनली अकाउंट नंबर 1 में, तो आप बोल सकते हो कि 15.67%, राइट? क्लियर? यस। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन या डाउट तो प्लीज आप मुझे चैट में या फिर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं आपका माइक अनम्यूट करके। प्लीज हसमुख जी एनी डाउट? नहीं है डाउट। ओके रौनक जी? नो सर, डन। प्रज्ञेश? नो सर। रसिका जी कुछ डाउट या कंफ्यूजन? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं।